नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता ही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पोस्ट है वो अप्लाई होने के लिए आउट हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसी के साथ ही हम लोग आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका लेके आए हैं। जो जितने भी पेड बैच हैं उनकी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ के जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं, वो आपको फ्री में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। और अगर कोई बच्चा एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जेडी या अदर सिलेक्शन पोस्ट की किसी की भी 10th और +2 बेस्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी हमारी वीडियोस को जो है देख सकता है, क्योंकि इन सब का जो एग्ज़ाम पैटर्न है लगभग सेम होता है, 90% सेम होता है और कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो आपको जो इतना मटेरियल है वो फ्री में दिया जाएगा। तो वीडियो में आगे बने रहना, आपको जहाँ पूरी जानकारी दी जाएगी किस टाइप के जो हैं आपको एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे, कैसे आपकी जो सिलेक्शन है आप 3 महीने के अंदर ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे जे जितने भी जो ये एग्ज़ाम है ये 12th पास एलिजिबल के लिए है, और इसमें एक 10th पास के लिए भी है और 12th पास के लिए भी है। जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस का भी हाल ही में एग्ज़ाम की जो डेट है वो आने वाली है, शायद आ चुकी है, मैंने चेक नहीं किया अभी। एसएससी स्टेनोग्राफी, जेडी की जो पोस्ट हैं वो आने वाली हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने हैं। और सिलेक्शन पोस्ट की भी लगभग जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों पर चल रही है। लेकिन इसमें क्या है, जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो पेड बैच से जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, पहले उनको इतनी नॉलेज है कि कहाँ से तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, वो बच्चे तो लगभग एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं। लेकिन अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी जस्ट पता चला है कि अभी नोटिफिकेशन आया है, दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है। ज़्यादातर बच्चे फिजिकल के ऊपर ध्यान देते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते। असल में उनको पता भी नहीं होता कि एग्ज़ाम की तैयारी करनी कहाँ से है। तो उसी चीज़ का सोल्यूशन लेकर अगर हम लोग अभी आए हैं, आपको इन 3 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ हर रोज़ क्लास लगाने आना है, जो कि हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं। आज हमारी जो वीडियो है इस बैच से रिलेटेड है और कल से हम लोग अपनी फ्री क्लासेस को शुरू कर देंगे। और जब हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो आपको फुल थ्योरी क्लासेस भी फ्री में दे दूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को जोड़ना शुरू कीजिए, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, 2000 सब्सक्राइबर पूरे कराइए। पहले अभी हम लोग एमसीक्यूज़ करवाएंगे और बाद में उनकी फुल थ्योरी जो है आपको वो भी मिल जाएगी। और साथ में ही आपको हर रोज़ उसका पीडीएफ भी मिलेगा, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस जो है कर सको। और आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन दे सकते हैं, ये वैसे इंग्लिश में है, हम लोग बाईलैंग्वेज जो है क्लास को शुरू करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट से भी है, जैसे कि पंजाब से या कोई और स्टेट है, उसको भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। अगर कोई वो नीचे कमेंट में बता सकता है। सबसे पहले देखिए, अर्थ कोर इज़ मेनली मेड अप ऑफ डैश। अर्थ की जो कोर है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे निकल एंड कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम, निकल एंड आयरन, निकल एंड मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, निकल एंड आयरन। जैसे हम आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, साथ में आपको वो सारी करवाई जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं राइट आंसर है सी। इसके नीचे डेफिनेशन दी गई है, पृथ्वी का कोर अंदरूनी भाग ज़्यादातर निकल Na प्लस आयरन Fe से बना होता है। इसकी वजह से इसका आकार नाइफ कहा जाता है, सॉरी इस वजह से इसको अक्सर नाइफ कहा जाता है। ये हिस्सा बहुत गर्म हॉट होता है, डेंस मतलब घना होता है। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, जबकि इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। एग्ज़ाम के जो फैक्ट है आपके अंदर पूछा, अर्थ की जो क्रस्ट है वो सिलिका से बनी होती है, जिसको सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम कहते हैं, साइल, उसको साइल बोलते हैं।
अर्थ मेंटल जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। अर्थ कोर नाइल प्लस आयरन से बनी होती है। जैसे आपको जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये पहले प्रीवियस ईयर CHSL, दिल्ली पुलिस, MTS में ये सवाल पहले पूछा गया है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिया गया है। इसके बाद द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है? आपके ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल इनकम A, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर B, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन C, द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट D। अगर जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो वो इसका सवाल का जो जवाब है वो आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। और बीच में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सवाल समझ में भी नहीं आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के ऊपर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बेस्ड होती है, ठीक है। वो क्यों होती है वो आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट आंसर है ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ आदि। तो इसको पढ़ने के बाद बच्चों को समझ नहीं आया होगा, ठीक है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, आपको जो है, एक मिनट मैं सेलेक्ट कर लूँ। जैसे आप देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और नीचे इसके नीचे ही आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा होगा। ये अगर आप इन दोनों के स्पेलिंग को चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन माइक्रो में आई है, मैक्रो में ए दिया गया है। ये दो जो अक्षर हैं इनका ही फर्क है, ठीक है। इससे ही जो है सारी गेम घूमती है इस क्वेश्चन की। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोडक्शन बिहेवियर। आई फॉर इंडिविजुअल, आई का मतलब इंडिविजुअल। जब हम लोग किसी एक छोटी, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो, वहाँ पे अलग अलग दुकानें होती हैं। आप एक मार्केट में चले गए, सपोज करो एक एक्स गली है, उसके अंदर 20 दुकानें हैं। अगर आप 20 दुकानों के अंदर जाते हैं तो आपको शूज़ लेने हैं, तो आप एक दुकान के अंदर ही जाओगे। अब सभी दुकान के अंदर तो नहीं जाओगे, पहले एक दुकान में ट्राई करोगे, दूसरी में, और जहाँ से सही लगेगा आपको वहाँ से जो शूज़ को परचेज़ करोगे। अगर जब हम लोग एक दुकान की बात करते हैं तो उसे इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं या प्रोडक्शन बिहेवियर की बात करते हैं, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक दुकान की बात हो रही है, ठीक है। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है, ए का मतलब होता है एरीगेट, पूरी इकोनॉमी, बिहेवियर बेस्ड ऑन द नेशनल इनकम प्रिंसिपल। यहाँ पे एरीगेट मतलब कि पूरी ही इकोनॉमी की बात जो है वो चल रही है। इसका मतलब है कि नेशनल इनकम की बात हो रही है। नेशनल इनकम ऐसा तो नहीं है कि एक दुकान से पूरे देश की नेशनल इनकम जो है वो आकी जा सकती है, ठीक है। जब हम लोग पूरे देश की बात करते हैं, पूरे होल इकोनॉमी की बात करते हैं, तब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाती है। एरीगेट पूरी इकोनॉमी की, बिहेवियर बेस्ड ऑन द नेशनल इनकम, इसकी बात की जाती है। जब हम लोग एक दुकान, किसी एक कंपनी, किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, तब इंडिविजुअल कस्टमर की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं, तब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने माइक्रो पूछा है ना, इंडिविजुअल पूछा है, सॉरी एरीगेट पूछा है इन्होंने। तो उसके अंदर क्या होगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके प्रिंसिपल बेस्ड होती है, नेशनल इनकम के, ठीक है। अभी हम लोग, आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन द नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू GVA स्टैंड्स फॉर। जो नेशनल इनकम होती है वो GVA जो है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। आपने कुछ नहीं करना, इसमें आपको जो है वो आंसर इसके अंदर ही है, ABCD। जैसे ए में ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। आप सारी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका सही लगा तो आपको जो है हर रोज़ 50 क्वेश्चन है जो करवाए जाएंगे, और इसी तरीके से करवाए जाएंगे। आपको हर रोज़ जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे,
उनको सॉल्व, उनका सोल्यूशन सब कुछ साथ में दिया जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ए है, क्योंकि GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात की जा रही है और इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको साथ में दी गई है। GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, यह एक इकोनॉमिक्स मेज़र है जो बताता है कि सेक्टर, इंडस्ट्री, इकोनॉमी ने कितने एक्चुअल वैल्यू क्रिएट की है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है GVA बराबर है GDP प्लस सब्सिडीज प्लस माइनस टैक्स ऑन द प्रोडक्शंस, जो इस फार्मूले से आपको GVA जो है निकाल के मिलता है। ठीक है, इसका यूज़ होता है किसी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी मेज़र करने के लिए, नेशनल इनकम अकॉर्डिंग देश की इनकम को कैलकुलेट करने में, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी देश के लिए जो है पॉलिसी बनाने के लिए। एग्ज़ाम फैक्ट में क्या है, इसमें आपको GVA की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। GDP और GVA के एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ये पूछा जाएगा कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ये इन सब की जो थ्योरी है आपको जो है हमारी क्लासेस में कराई जाएंगी। एक सवाल और दिखा देते हैं आपको। इन द वेस्ट बंगाल लोकलाइज द थंडरस्टॉर्म्स आर नोन एज द, ऑप्शंस में दिया काल बैसाखी, मैंगो शावर, चीकू या लू। ये पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में लोकलाइज्ड एक थंडरस्टॉर्म्स चलते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपने इससे पहले जो सभी बच्चे, इनके बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। ज़्यादातर बच्चों ने लू के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, लू है, लू आपने सुना होगा, लू चल रही है। लू जो है वो गर्मियों के महीनों में जून जुलाई के आसपास, अप्रैल जून जुलाई के पास लू चलती है पूरे इंडिया के अंदर, जो कि गर्म हवा होती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका नहीं है। ठीक है, ऐसे चीकू है, चीकू आपने पहले इंडिया में इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, चीकू एक जो है खुश्क हवा होती है जो अमेरिका एंड कनाडा में चलती है। ठीक है, उसके बाद आता है मैंगो शावर। मैंगो शावर भी आपने नहीं सुना होगा। आपने आई थिंक काल बैसाखी भी नहीं सुना होगा, लेकिन काल बैसाखी इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन को आगे देखते हैं। देखिए, काल बैसाखी राइट आंसर इज ए। ये लोकलाइज थंडरस्टॉर्म है जो खासकर वेस्ट बंगाल, असम और ईस्टर्न इंडिया में गर्मियों अप्रैल मई में आती हैं। इन्हें नॉर्थ वेस्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं। ये बहुत तेज़ हवा, बिजली, लाइटनिंग और बारिश लेकर आती हैं। किसानों के लिए कभी फ़ायदेमंद, प्री मानसून रेन फॉर क्रॉप्स, तो कभी नुकसानदायक, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स हो सकती है। ये जो वेस्ट बंगाल में लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म चलते हैं उनको काल बैसाखी कहा जाता है। ये कभी कभार जो है उन वेस्ट बंगाल साइड, असम साइड, ईस्टर्न साइड, ईस्ट इंडिया साइड जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनको कभी कभी ये फ़ायदा भी करती है और कभी कभी नुकसान भी करती है। जैसे कि वहाँ पे चावल की खेती होनी है, प्री मानसून रेन जो होता है, मानसून आप सभी को पता है अप्रैल मई के बाद ही आती है। ठीक है, लेकिन ये पहले बारिश कर देती है, वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचता है इससे कि वो वहाँ पे जो है धान की खेती, चावल की खेती है वो कर सकें। ठीक है, कभी कभार इसको फ़ायदा होता है, कभी कभार क्या होता है, ये पहले बारिश शुरू हो जाती है और ये बारिश बंद ही नहीं होती, ऊपर से मानसून आ जाती है, उससे क्या होता है कि लोगों का नुकसान भी हो जाता है। काल बैसाखी एक लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म है जो कि बांग्लादेश में आता है, बंगाल में आता है, बंगाल प्रोविंस में आता है और असम के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जाता है। और ये किसानों के लिए फ़ायदा भी करता है और नुकसान भी करता है। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, लाइटनिंग होती है। और नीचे जो अन्य दिए गए हैं जैसे मैंगो शावर है, मैंगो शावर केरला और कर्नाटका में होता है। हेल्प इन रिपिंग ऑफ द मैंगोस, केरला में जो है मैंगो शावर, इसीलिए इसको मैंगो शावर इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है मैंगो की जो कल्टीवेशन है वहाँ इसकी वजह से हो पाती है, क्योंकि वहाँ केरला में जो आम के जो बागान है वहाँ उनकी कल्टीवेशन है तो मैंगो शावर के दौरान ही हो पाती है, इसलिए उसे मैंगो शावर बोला जाता है। और केरला और कर्नाटका में जो है हेल्पफुल होता है। चीकू वेस्ट वार्म ड्राई विंड इन नॉर्थ अमेरिका, ये वेस्टर्न ड्राई विंड्स होती हैं जो सर्दियों के टाइम पे चलती हैं, जो कि खुश्क हवाएं होती हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है नुकसान पहुंचाती हैं। लू सभी को पता है, हॉट ड्राई विंड्स इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर्स,
जब गर्मियों के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लू देखने को मिलती है, ज़्यादातर पंजाब, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी जगह, राजस्थान, एमपी हो गया, ठीक है, इन इस साइड पे सबसे ज़्यादा जो है हॉट ड्राई विंड्स देखने को मिलती हैं। और इस टाइम पे जो है नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर है वो 45 से लेके 50 डिग्री तक भी जो है वो काउंट किया गया है, ठीक है। तो लू उसको बोलते हैं। देखिए आपको एक सवाल के अंदर ही कितने आपको जो है कितना कुछ सीखने को मिल गया है। जैसे काल बैसाखी किसे कहते हैं, मैंगो शावर के बारे में पता चल गया, चीकू के बारे में पता चल गया, लू के बारे में चल गया। आप अदर चैनल्स को देखोगे वो सिर्फ आपको एक एमसीक्यूज करवाएंगे, उसका राइट आंसर बताएंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन हमारे चैनल पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको जो है पूरी वीडियो जो है देखने को मिलेगी। और हर रोज़ आपको 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जिन बच्चों का सपना है दिल्ली पुलिस में, जेडी में या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में भर्ती होने का, तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो पहले अभी हमारे चैनल पे कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, अगर सबसे जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए। और हम हमारे बैच को शुरू कर रहे हैं। बैच तो कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कुछ बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाने में हमको अच्छा भी लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो। और इस वीडियो में अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको कल वाली वीडियो में जो है ढूंढने में आपको मदद मिल सके, क्योंकि वो आपके सामने खुद ही पॉपअप हो जाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो उसका जो वीडियो आपको हर रोज़ मिलेगी। और ये वीडियो रात को आया करेगी, रात के 8 बजे हर रोज़। आप उसको अगले दिन सुबह में देख लो, कभी भी देख लो, वो आपकी मर्ज़ी है। कल से आपकी ये वीडियो आपको हर रोज़ रात के 8 बजे मिल जाया करेगी। और हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे। अगर कोई बच्चा हमारे साथ लाइव बैठ के पढ़ना चाहता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, किसी बच्चे को डाउट है, डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे। और जब सबसे पहले हमें 100 सब्सक्राइबर चैनल पे पूरे करने हैं। और जो हमारा जो है जो ये सारा प्रोग्राम है हम लोगों ने डिज़ाइन किया है उन बच्चों के लिए जो बैच को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनको हेल्प हो जाए। आपको जितने भी पेड बैचेस में बच्चों को जितना भी जो है करवाया जाता है एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी यहाँ पे फ्री में। और आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि एक पेड बैच के अंदर देखने को मिलते हैं। और हम लोग तो थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भी भर्ती आई है बच्चों को, उनके बारे में बता देते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आउट हो सकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से, एसएससी की तरफ से, जो कि सरकारी संस्था है। डेट जो है 22 तारीख से एग्ज़ाम जो फिल होने शुरू हो चुके हैं। और 21 तारीख तक जो है ये लास्ट डेट है इसकी। 22/9 से लेके शुरू हुए हैं और 21/10 लगभग एक महीना जो है ये प्रोसेस चलेगी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की। और लास्ट डेट जो है वो इसमें दी जाएगी 21 तारीख, ठीक है। एक दिन आपको ज़्यादा दिया जाएगा जिन बच्चों को जो है इसके अंदर जो पेमेंट करनी है, इनकी जो 100 रुपये आई थिंक फीस है इसको अप्लाई करने की, उसके लिए आपको एक दिन ज़्यादा दिया जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते। ये सिर्फ अभी ज़्यादातर जो मैंने एक चीज़ देखी है हर चैनल के ऊपर बता रहे हैं कि 7565 वैकेंसीज आई हैं। सभी बच्चे खुश हो गए हैं जिनको नहीं पता है कि 7565 वैकेंसीज कैसे आई हैं, किन के लिए हैं। ये हर एक बच्चे के लिए 2565 वैकेंसीज नहीं है। एक्चुअल में जो स्टूडेंट है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं बेरोज़गार हैं, उनके लिए जो सही पोस्ट आई है वो 4408 पोस्ट है, जिसके ऊपर सिर्फ बेरोज़गार बच्चे जो हैं लड़के हैं उनके लिए 4408 पोस्ट आई है। और कांस्टेबल जो लड़कियां हैं जो बेरोज़गार है स्टूडेंट है अभी के टाइम के ऊपर, उनके लिए 2496 पोस्टें आई हैं सिर्फ। और ये 7565 टोटल पोस्ट है। उसके अंदर भी एक चीज़ देखने को मिलती है, EWS वालों के हिस्से में 456 पोस्टें, OBC के वालों के लिए
967 पोस्ट, और एससी के लिए 729 पोस्ट, और 342 पोस्ट एसटी के लिए आई है। और ये अनरिजर्व है, कभी कभी लोग इसको जनरल कोटा बोल देते हैं, ये जनरल कोटा नहीं होता, जनरल का कोटा EWS होता है, जो कि अभी 2019 के अंदर मिला गया है। अनरिजर्व का मतलब होता है कि इसके ये सभी को कोटा देने के बाद जो सीटें बच जाती हैं उसको अनरिजर्व बोलते हैं, ठीक है। अनरिजर्व का मतलब होता है अगर EWS में कोई बच्चा अच्छे नंबर ले लेता है, ठीक है, या फिर जो बच्चा इन कोटे के अंदर नहीं आता, उन बच्चे को काउंट किया जाएगा अनरिजर्व के अंदर, ठीक है। अगर ओबीसी में कोई बच्चा अच्छे नंबर ले लेता है तो अनरिजर्व में आ जाएगा, अगर एससी में कोई बच्चा अच्छे नंबर लेता है तो अनरिजर्व में आ जाएगा, एसटी के अंदर कोई बच्चा अच्छे नंबर लेता है तो वो अनरिजर्व में आ जाएगा, अगर उसके कम नंबर है तो वो अपने कोटे के अंदर चला जाएगा। इसमें कोटा में ये जंप कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, फैसला नहीं दिया था, ये पहले से रूल है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने कोटे का यूज़ करता है, मान लीजिए एक बच्चा है जनरल जिसकी एज 25 साल है लास्ट, और एक बच्चा एसटी है जिसकी एज 25 साल है लास्ट, अगर ये दोनों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो बच्चा कोटे का यूज़ नहीं कर रहा है, मान लीजिए उसकी एज 25 साल, उसने एज रिलैक्सेशन तो नहीं ली, जनरल भी 25, एसटी भी 25, दोनों को क्या होगा, अनरिजर्व में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन है वो फेयर है, क्योंकि वही 25 साल का है, वही 25 साल का है, दोनों ने पढ़ाई चलो अलग अलग जो माध्यम से बच्चे करते हैं, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, उनकी एज सेम है, उनकी मेंटालिटी सेम है, दोनों एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें, दोनों का सिलेबस सेम है, तो वो फेयर कंपटीशन होगा। वो मान लीजिए एसटी का बच्चे की उम्र 28 साल है और अनरिजर्व की उम्र 25 साल है, तो क्या होगा, हम एक 28 साल के लड़के की उम्र 25 साल की उम्र के बच्चे से बहुत ज़्यादा जो है वो होगी, और उसका जो मानसिक और दिमागी जो शक्ति है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अगर कोई बच्चा 28 साल का है तो वो अपने कोटे के अंदर रह के ही कंपटीशन लड़ेगा, वो अनरिजर्व में नहीं आ सकता। ये रूल पहले से ही है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया रूल नहीं बनाया, उसको सिर्फ हाईलाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, ठीक है। पहले जैसा ही कोटा सिस्टम चल रहा है वैसा ही है, ठीक है। और अभी क्या है, अगर कोई बच्चा कोटे का यूज़ नहीं करता तो वो अनरिजर्व में आ सकता है अगर उसके अच्छे नंबर हैं। मान लीजिए एससी के 729 पोस्टें हैं, अनरिजर्व की अभी ये सभी के लिए लागू होगा। देखिए इसमें जनरल कैंडिडेट है EWS के अंदर, ये जो सारी पोस्टें हैं अगर कोटा का कोई यूज़ नहीं कर रहा है तो उन सभी को एक ही माना जाएगा, ये सारी लाइन को। अगर आप कोटे का यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आप अपने कोटे में, अगर एससी ने एज रिलैक्सेशन लिया तो वो यहाँ 729 में अटक के रह जाएगा, वो इसमें नहीं जा पाएगा। अगर एज रिलैक्सेशन वो नहीं ले रहा तो वो इसमें भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए 4408 पोस्टें ही हैं जो आई हुई हैं। अभी बात चल रही है कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स की। एक्स सर्विसमैन अदर्स जैसे कि अग्निवीर हो गए, कोई अदर महकमा है जैसे पंजाब पुलिस के हैं, बिहार पुलिस के हैं, यूपी पुलिस के हैं, हरियाणा पुलिस के हैं, अगर वो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो अनरिजर्व को 107 सीट दी गई है, ठीक है, और EWS को 26 सीटें दी गई हैं, EWS को 26 सीटें दी गई हैं, और OBC को 54 सीटें दी गई हैं, SC को 62 सीटें दी गई है, ST को 36 सीटें दी गई हैं, ठीक है। और टोटल 285 सीटें हो सकती है। ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए, अदर के लिए है, जैसे अग्निवीर या अदर कोई डिपार्टमेंट से कोई बंदा सर्विस कर रहा है और वो दिल्ली पुलिस में आना चाहता है, ये उनके लिए है, इसमें स्टूडेंट नहीं आ सकते। इसीलिए मैंने बोला आपके लिए 4408 पोस्टें ही हैं, ठीक है। और इसके बाद है कांस्टेबल की जो एक्स सर्विसमैन कमांडो की हैं, जैसे पंजाब पुलिस के कमांडोज़ हैं, हरियाणा पुलिस के कमांडोज़ हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, या अन्य किसी भी है, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, उनके लिए अनरिजर्व के लिए 106, EWS के लिए 25, OBC के लिए 56, SC के लिए 138, ST के लिए 51, और टोटल जो है 376 पोस्टें हैं वो कमांडोज़ के लिए रिज़र्व हैं, ठीक है। और इसके बाद कांस्टेबल जो फीमेल है, ये स्टूडेंट कोटा है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ये उनके लिए है, ठीक है। जैसे जनरल के लिए ऊपर दिया गया था वैसे ही ये दिया गया है। जैसे अनरिजर्व के लिए 1047,
EWS के लिए 249, OBC के लिए 531, SC के लिए 457, ST के लिए 212। ठीक है, टोटल पोस्ट 2496 है जो लड़कियों के लिए रिज़र्व की गई हैं। ठीक है, और जो लड़की कोटे का यूज़ नहीं करेगी, EWS हो, OBC हो, SC ST हो, वो जनरल में आ सकती है, अनरिजर्व में आ सकती है। इसको जनरल कोटा बोल बोल के लोगों के अंदर हेट फैलाई गई है, लेकिन ये अनरिजर्व है, इसके अंदर कोई भी आ सकता है। ठीक है, और अगर आप कोटे का यूज़ करते हो तो इसमें काउंट नहीं होगे। इसके अंदर सिर्फ वही बच्चे होंगे या तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर उन्होंने कोटा का यूज़ नहीं किया गया हो। तो टोटल वैकेंसीज ऑफ आपको नीचे दी गई हैं। अनरिजर्व की कोटा और नॉन कोटा को जोड़कर 3174 अनरिजर्व है। EWS की 756 पोस्टें बनी हैं, OBC की 1608 पोस्टें बनी हैं, SC की 1386 पोस्टें बनी हैं और ST की 641 पोस्टें जो हैं वो बनी हैं। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होगी जितने मेल कैंडिडेट बच्चे हैं, आप ये दिमाग में बात घुसा के चलना कि 4408 पोस्टें हैं जो आपको दी गई हैं। अगर आप किसी भी कोटा का यूज़ कर रहे हो तो ये बात भी अपने दिमाग में घुसा लेना, अगर मैं SC हूँ तो मुझे 729 पोस्टें ही मिलेंगी अगर मैंने एज रिलैक्सेशन ली है। अगर मैं EWS में आता हूँ तो मुझे 456 पोस्टें ही मिलेंगी अगर मैं कोटा का यूज़ करता हूँ। ठीक है, SC OBC ST और अनरिजर्व वाले जो किसी कोटा का यूज़ नहीं कर रहे वो 1914 पोस्टों में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही लड़कियों का है और बाकी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व है। ठीक है, ये आपको बात सारी समझ आ गई होगी। ठीक है, बच्चे तैयारी करें दबा के, ये वाले स्टूडेंट्स जो है। ठीक है, स्टूडेंट्स तैयारी करें एक्स सर्विसमैन का, उनके पास पहले जॉब है, आगे वो अपने भविष्य को और अच्छा बनाना चाहते हैं, इसके लिए वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन आप बेरोज़गार हो, आप लोग दबा के तैयारी करो। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आ जाएं, ठीक है, इसमें एज जो है वैसे तो 25 साल है कैंडिडेट्स की लास्ट एज है। जैसे मैंने बोला था आपको, SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी कोटा के अंदर, OBC को 3 साल की जो है छूट वो दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप एज रिलैक्सेशन लेके आप जनरल में काउंट नहीं होगे, अनरिजर्व में काउंट आप नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नीचे ये बॉस जो दिया गया है। ठीक है, अगर आपने NCC की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर में जो है नंबर को जुड़ सकते हैं। C सर्टिफिकेट वालों के 5%, B वालों के 3% और A वालों के 2%। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको अगर आप पाएंगे इसको आप SSC की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जोन्स दिए गए हैं, अलग अलग जोन्स। ठीक है, ये इसको भी आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जो ध्यान देने वाली बात है, एग्ज़ाम निकलने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम जब आपका पहले होगा तो आप इस बात का ध्यान रखना, आपकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो है वो 50 नंबर का है। एक सवाल 1 नंबर का है और 50 नंबर का ही है। ठीक है, रीजनिंग 25 नंबर की है, न्यूमेरिक अवेलेबिलिटी मैथ 15 नंबर का है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स MS एक्सेल्स MS वर्ड, जो कंप्यूटर के जो आपको ये दिए गए हैं ना, इसके अंदर से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही 10 नंबर के हैं और आपको टोटल टाइम है 1.5 घंटा 90 मिनट का जो आपको टाइम मिलेगा इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने के लिए। और नीचे आ जाते हैं, अगर जब आपका एग्ज़ाम निकल गया तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल के अंदर आपने क्या देखना है, स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो 30 साल के कम उम्र के हैं। 6 मिनट में 1600 लगानी होगी, 4 चक्कर 400 मीटर ग्राउंड के 6 मिनट के अंदर लगाने हैं, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, लॉन्ग जंप 14 फीट लंबा आपको लॉन्ग जंप लगाना है और ऊंचा हाई जंप 3 फीट 9 इंच का जो है आपका जो जंप होगा। बाकी ये नीचे एक्स सर्विसमैन के लिए है 7 मिनट का, एज मेंशन की है 30 से 40 के लिए 13 फीट। ठीक है, 3 से 6 मीटर। और 40 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है उनको 8 मिनट दिए जाएंगे 4 चक्कर लगाने के लिए 1600 के, और 400 मीटर का एक चक्कर होगा और 1600 मीटर आपको टोटल दौड़नी है। और 12 फीट का आपको लॉन्ग जंप जो होगा आपके लिए होगा, और हाई जंप आपसे 3 फीट 3 इंच का जो है आपसे वो करवाया जाएगा। ठीक है,
और इसमें जितनी वो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैंने वो आपको दे दी है, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको जो है अभी क्या करना है, जाने से पहले वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल तैयार हो जाइए। रात के 8 बजे आपकी क्लास आएगी, सेल्फ स्टडी कीजिए, पेड बैच ले सकते हैं, पेड बैच लीजिए। अन्यथा अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।